देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, इसका क्या मतलब होता है कि सब्सटेंस को हम कितने तरह से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। तो वैसे तो हम लोग जानते हैं कि इसको दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर, है ना। तीसरा टाइप हम लोग पढ़ लिए हैं, एक सेमी कंडक्टर, ये भी तो पढ़ लिए हैं। देखिए, वैसे तो क्लासिफाई करने की दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी जो हम लोगों ने पढ़ी है, जिसको बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी। फर्स्ट वन इज क्लासिकल थ्योरी, और जो दूसरी हम लोगों ने पढ़ी है वो है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी, है ना। जो क्लासिकल थ्योरी है, इसमें क्या होता है, क्लासिकल थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई मैटर है तो वो कब सॉलिड होगा, मतलब कब वो कंडक्टर होगा, कब इंसुलेटर होगा, ये डिफाइन करते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इस थ्योरी में इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन करते हैं कि कौन सा मटेरियल हमारा कंडक्टर होगा और कौन सा मटेरियल इंसुलेटर होगा। कौन से इलेक्ट्रॉन डिफाइन करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन करते हैं, है ना। तो जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। और जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, इंसुलेटर कहलाता है। ये क्लासिकल थ्योरी है ना, जो पहले हम लोगों ने पढ़ी थी। अब जो बैंड थ्योरी आई है, उसमें हम लोगों ने जो पढ़ा है बैंड थ्योरी के बेसिस पर कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कंडक्टर को और इंसुलेटर को। तो उसमें क्या रहता है, बैंड थ्योरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बहुत सारे एटम्स का आपस में इंटरेक्शन, है ना। एक आइसोलेटेड जो एटम होगा, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं करते। लेकिन जैसे ही उनको, एक एटम को किसी दूसरे एटम के पास लाया जाता है, या थोड़ा सा उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस पैदा किया जाता है, तो क्या हो जाता है, उनके बीच की एनर्जी चेंज हो जाती है। यही तो बैंड थ्योरी है, यही तो बैंड थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी। तो ये है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी हम लोगों ने की है। बैंड थ्योरी में हम लोगों ने क्या सीखा कि दो टाइप के बैंड यहाँ पाए जाते हैं। फर्स्ट, टू बैंड्स, यहाँ दो टाइप के बैंड होते हैं। पहला बैंड कौन सा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। दूसरा बैंड कौन सा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। तो बैंड थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी मटेरियल में दो टाइप के बैंड होते हैं। पहला बैंड कंडक्शन बैंड, दूसरा बैंड वैलेंस बैंड। दोनों के बीच में क्या अंतर है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, कि वैलेंस बैंड में वे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके पास एनर्जी कम होती है ना। जिनके पास क्या होता है, एनर्जी जो होती है, हाँ, इनके पास एनर्जी कम होती है, मतलब ये जो होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल होता है इनके पास। कंडक्शन बैंड में वे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके पास एनर्जी जो होती है वो हायर होती है, हायर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर एनर्जी का सारा खेल होता है बैंड थ्योरी में, और क्लासिकल थ्योरी में सारा खेल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ये दोनों अंतर दिखाने के तरीके हैं, है ना। ठीक। अब क्योंकि हम लोगों के पास जब बैंड थ्योरी नहीं थी, तो हम लोग एक ही तरीका जानते थे मटेरियल्स के बीच में अंतर दिखाने का, और वो क्या था, क्लासिकल थ्योरी, जिसमें हम लोग कहते थे कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कंडक्टर, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इंसुलेटर। इस थ्योरी में हम लोग ये नहीं जानते थे कि सेमी कंडक्टर जैसा मटेरियल भी कुछ होता है, क्योंकि हमको तो ये पता था या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। कम या ज़्यादा पार्शली वाला हम लोग कोई भी यहाँ पर तरीका नहीं जानते थे कि वैलेंस बैंड में पार्शियली भी हो सकते हैं, किसी मटेरियल में पार्शियल इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, पार्शियल इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं, ये सब हम लोगों को नहीं पता था। तो ये सब कब पता चला, जब हम लोगों ने बैंड थ्योरी को पढ़ लिया। तो बैंड थ्योरी एक चीज़ ये बताती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी कभी किसी कंडक्टर में पाया जा भी सकता है और कभी कभी नहीं भी पाया जा सकता है।
इसी बेसिस पर हम डिफाइन कर लेते हैं कि मटेरियल्स एक और टाइप के होते हैं जिनको कहते हैं सेमीकंडक्टर, है ना। ठीक है। तो जब बैंड थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे फिर से क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स या सॉलिड्स। कौन से मटेरियल? सॉलिड्स। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के बेसिस पर हम लोग डिफाइन करेंगे कि मटेरियल्स कितने तरह के होते हैं और वो कैसे होते हैं। ठीक है। तो देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्राफ स्टडी किया था और उस ग्राफ में हम लोगों ने ये देखा था कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक पास इकट्ठा होते हैं जिसको लोअर एनर्जी लेवल बोलते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन एक अपर एनर्जी लेवल में जा कर के भी इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये वाला पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर एनर्जी लेवल, ये पार्ट क्या कहलाता है? लोअर एनर्जी लेवल। इसको एक और नाम से जानते हैं, और क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड, वीबी। एक दूसरा बैंड यहाँ पर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, इसको एक और नाम से जानते हैं अपर एनर्जी लेवल, है ना। अपर एनर्जी लेवल। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मौजूद रहते हैं, और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चाहते हैं कि वो बाहर जा कर के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकें, अगर उनको कहीं से एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाती है तो। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन तब पहुंचते हैं जब उनको हम बाहर से एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी दे देते हैं, सप्लाई कर देते हैं, है ना। इसमें कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और कभी कभी नहीं भी रहते हैं, दोनों ही कंडीशन होती हैं इसमें। देख, ठीक है। अब ये जो इन दोनों के बीच का जो आप एरिया देख रहे हैं, ये काफ़ी लंबा एरिया है, एक तरह का गैप है ये, है ना। इस गैप को हम लोग क्या नाम देते हैं? एनर्जी गैप। एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप क्या होता है? एनर्जी गैप वो एरिया है जो कंडक्शन बैंड को वैलेंस बैंड से अलग करता है, सेपरेट करता है। इसको एनर्जी गैप क्यों कहते हैं आखिरकार? इसको एनर्जी गैप क्यों कहते हैं? क्या इसमें बहुत सारी एनर्जी भरी रहती है इसलिए कहते हैं? इसको एनर्जी गैप क्यों कहा जाता है? रीज़न ये है कि जब भी कभी हमें वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचाना होता है, तो हमें इसी एनर्जी को क्रॉस करना होता है, क्योंकि यही रास्ता है जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाएगा, है ना। यही तो वो रास्ता है। तो हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम इस एनर्जी गैप से क्रॉस करा देंगे, तब वो कंडक्शन बैंड पहुंच जाएगा। तो कितनी एनर्जी दे करके किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंचाया जाता है या पहुंचाया जा सकता है, इसके लिए हमें इस एनर्जी गैप की वैल्यू को पता करना होगा, है ना। सेमी कंडक्टर्स के लिए जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एनर्जी गैप होता है वो सेमी कंडक्टर के लिए कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर किसी भी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाए, तो वो इस गैप को क्रॉस कर जाएगा और कहाँ पहुँच जाएगा? कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद वो क्या करेगा? करंट कंडक्ट करेगा,
क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। अब इसी ग्राफ के बेसिस पर हम नए तरीके से मटेरियल्स यानी सॉलिड्स को क्लासिफाई कर लेते हैं कि इस ग्राफ को देख करके, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को देख करके हम बताएंगे कि कौन सा मटेरियल हमारा सॉलिड होगा, मतलब कंडक्टर होगा, कौन सा मटेरियल इंसुलेटर होगा और कौन सा मटेरियल सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, हम तीनों को अलग अलग करेंगे। हो गया? चलिए, तो हम लोग अब सॉलिड्स का बैंड थ्योरी के बेसिस पर, एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पर सॉलिड्स में डिफरेंशिएट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने एक तरीका पढ़ा था कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस करने का। वो क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन एंड रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बेसिस पे किया था। उसी को तो बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, क्योंकि नई थ्योरी हम लोगों ने तैयार कर ली है, बैंड थ्योरी, तो अब हम लोगों ने आखिर इसको पढ़ा क्यों? बैंड थ्योरी की ज़रूरत क्या है? तो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स के बीच में एक डिफरेंशिएट करने के लिए बैंड थ्योरी को बनाया गया। वो मतलब है, बैंड थ्योरी को डेफिनेशन थोड़ी ना है। बैंड थ्योरी का एक बेस है, कारण है पढ़ने का। क्या कारण है पढ़ने का? हमारे पास सेमी कंडक्टर था और इंसुलेटर था। इसके पहले जब हम लोगों ने बैंड थ्योरी नहीं पढ़ी थी, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्लास जो की थी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस कैसे दिखाते हैं, कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के बेसिस पर। जो करंट कंडक्ट करा दें वो कंडक्टर, जो ना करा पाए वो इंसुलेटर, है ना। सेमी कंडक्टर हम लोग जानते नहीं थे। फिर बाद में हम लोगों ने पढ़ ली बैंड थ्योरी। अब बैंड थ्योरी क्या बताती है कि कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के अलावा भी कोई तरीका होता है जो कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस को बता सकता है। ठीक है, तो बैंड थ्योरी का जो बेस है वो यही है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, है ना। और ये बहुत सटीक तरीका है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा नज़दीक है इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर के बेसिस पर, कंडक्टर्स आखिरकार कब किस कंडीशन में कैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था दो टाइप के बैंड, एक था वैलेंस बैंड, दूसरा था कंडक्शन बैंड, और ये दोनों बैंड कौन बताता है? बैंड थ्योरी, है ना। अब इनके दोनों के बीच में क्या है? एनर्जी गैप है। अब यही जो एनर्जी गैप है, यही जो ग्राफ है, वो हमको बताएगा कि कौन सा कंडक्टर इंसुलेटर है और कौन सा कंडक्टर सेमी कंडक्टर है और कौन सा मटेरियल हमारा कंडक्टर की तरह इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? सारा खेल देखिए एनर्जी गैप का है। ठीक, सेमी कंडक्टर्स में एनर्जी गैप हम लोगों ने पढ़ा था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है। ठीक है, अगर ये एनर्जी गैप अगर ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, लेस है, तो कंडक्टर होगा। अगर ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो क्या होगा? इंसुलेटर होगा। ठीक है, देखिए, रुक एक मिनट। फर्स्ट पार्ट, इफ, अगर हम ये मान लें, हम लिखे दे रहे हैं, देखिए, इफ, अगर आपका जो एनर्जी गैप है इसकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, इफ द एनर्जी गैप बिटवीन conduction band and valence band is greater than 3 electron volt, then the solid is called, तो सॉलिड क्या कहा जाएगा? इंसुलेटर। देखिए, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। और बात तो वही है ना, अपर हो चाहे लोअर हो। अपर वाले को तो कंडक्शन बोलते हैं और लोअर वाले को क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। तो इन दोनों के बीच का गैप ही तो कहलाता है एनर्जी गैप। अगर ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है? देखिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये गैप बहुत बड़ा है। तो इंसुलेटर हम क्या बता रहे हैं? अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है? एनर्जी गैप है क्या? ये एरिया है एनर्जी गैप, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा एरिया। अगर हम इसको कर दें, तो जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए होगी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए, ये आपका छोटा सा ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है, ये वाला,
और नीचे यहाँ पर कहीं वैलेंस बैंड है, और इनके बीच का एरिया बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा जगह है। तो अगर बहुत ज़्यादा जगह होगी तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी या नहीं, है ना। और अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो हो सकता है एनर्जी गैप अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से निकल करके और कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा एरिया ट्रैवल करना पड़ेगा, मतलब बहुत बड़ा एरिया ट्रैवल करना पड़ेगा, और बहुत बड़ा एरिया ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। अगर हम उसको इतनी एनर्जी सप्लाई नहीं कर पाए या किसी इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी नहीं मिल पाई, तो क्या वो वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। और अगर वो पहुंच नहीं पाएगा तो वो यहाँ पर जब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं पहुंच पाएगा तो ये वाला एरिया तो पूरा खाली हो जाएगा। अगर ये पूरा एरिया खाली हो गया तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, है ना। और अगर कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं पाया जाता है तो हम क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड पूरा वैकेंट है, पूरा खाली है। हम्म। और अगर कंडक्शन बैंड पूरा खाली है तो क्या हुआ, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो क्या करंट कंडक्ट होगा? क्योंकि करंट कंडक्ट कराने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक भी पाए ही नहीं जाएंगे तो क्या करंट कंडक्ट होगी? नहीं होगी। और अगर करंट कंडक्ट नहीं होगी तो मटेरियल क्या कहलाएगा, इंसुलेटर ही तो कहलाएगा। तो बात तो वही आ गई। हैं, थोड़ा तेज बोलिए। एनर्जी गैप कब फिल हो जाएगा भैया, हमको बताइए। वो गैप ही इसीलिए है ताकि वो फिल ना हो, तभी तो गैप बना है। हम्म। हाँ ठीक। वही तो आगे हम बता ही रहे हैं आपको, आपने ध्यान ही नहीं दिया। आपका ध्यान उस क्वेश्चन पे अटका हुआ है, वहां से निकलिए, इस थ्योरी को देखिए जरा। इसमें क्या है, आप सब भूल जाइए, डिलीट कर दीजिए, नए तरीके से सोचिए। हमारे पास इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, हमने उसको एनर्जी दी, एनर्जी पाने के बाद वो इसको क्रॉस करके यहाँ पहुँच गया। अभी वो कहाँ था, अब कहाँ पहुँच गया, कंडक्शन बैंड में। जरा इसका डायग्राम अलग से बनाते हैं, गोल वाला डायग्राम देखिए। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस सिलिकॉन का, और इसका ये है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट की खास बात क्या होती है सिलिकॉन में, कि उसके आउटर ऑर्बिट में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये चारों यहाँ बंधे हैं और लगातार मोशन कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या ये करंट फ्लो करा पाएंगे? क्योंकि करंट फ्लो कराने के लिए क्या ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चले, स्ट्रेट लाइन में चले। ये तो राउंड राउंड मोशन कर रहे हैं। इनके पास कितनी एनर्जी है ताकि यहाँ चक्कर लगा पाएँ, केवल मूव कर पाएँ, इतनी तो एनर्जी है इनके पास, ठीक है। अगर ये इतनी एनर्जी से केवल चक्कर लगा पा रहे हैं तो ये करंट कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे तो ये जिस बैंड में होंगे वो बैंड क्या कहलाएगा, वैलेंस बैंड। मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन जो बंधे हैं यहाँ पर वो इसमें होंगे, वैलेंस बैंड में होंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको बाहर से एनर्जी दे दी हीट के फॉर्म में। जब हमने इसको एनर्जी दी तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, और वो आ करके मूव करना शुरू कर दिया सरफेस में, पूरी सरफेस में यहाँ वहाँ इस तरीके से इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। अगर ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, तो क्या ये बंधा हुआ है, नहीं। क्या ये इसमें चक्कर लगा रहा है, नहीं। इस चक्कर लगाने के प्रोसेस से ये अलग हट चुका है। अब ये इस सरफेस में यहाँ वहाँ रैंडम मोशन कर रहा है, इस तरीके से कहीं भी जा सकता है ये यहाँ वहाँ, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चलने लगेगा, और फिर वो क्या बना देगा, करंट बना देगा। अगर वो करंट बना देगा तो क्या कहलाएगा,
कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर इसमें एक एटम की बजाय बहुत सारे एटम्स ले लें हम लोग, तो अगर बहुत सारे एटम्स ले लेंगे तो फिर वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर देंगे, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर आ जाएंगे वो पूरा एक बैंड बन जाएगा, और वो बैंड क्या कहलाएगा? कंडक्शन बैंड कहलाएगा, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड इनसे बनता है, वैलेंस बैंड इनसे बनता है। करंट कौन कंडक्ट करा रहा है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर हम ये ना माने कि ये नहीं है, तो कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन है? अगर ये नहीं है, 4 कहाँ है? अगर ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है बताइए? अगर ये नहीं नहीं हो तो कंडक्शन, ये किस में पाया जाता है? कंडक्शन बैंड में पाया जाता है। और ये किस में पाया जाता है? वैलेंस बैंड में पाया जाता है। तो वैलेंस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम कहेंगे वैलेंस बैंड भरा है, अगर नहीं होंगे तो हम कहेंगे वैलेंस बैंड खाली है, ठीक है। इसमें देखिए ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हुआ, ये जहाँ पाया जाएगा वो जगह क्या कहलाएगी? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो तो कंडक्शन बैंड खाली है कि भरा है? खाली हुआ ना। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो करंट कौन फ्लो कराएगा? कोई नहीं फ्लो कराएगा। और जिस मटेरियल में करंट फ्लो नहीं करेगा वो मटेरियल क्या कहलाएगा? इंसुलेटर तो कहलाएगा। तो इंसुलेटर कब होगा कोई मटेरियल? जब उसमें क्या ना हो? ना हो, है ना, है ना। क्योंकि जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो करंट फ्लो करने लगेगा, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो वही तो यहाँ भी है। जरा देखिए, इस वाली कंडीशन में सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मौजूद हैं? लोअर बैंड में। क्या कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है? मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो क्या वो करंट कंडक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर वो करंट कंडक्ट नहीं कर पाएगा तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं जिनमें करंट कंडक्ट नहीं होती है? इंसुलेटर कहलाते हैं। समझ में आया? अब देखिए आखिरकार ये मटेरियल इंसुलेटर क्यों कहलाया? करंट, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां जा सकता था, है ना, लेकिन वो फिर भी नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी गैप को क्रॉस नहीं कर सका, क्योंकि इसी यही से तो रास्ता होके जाता है कंडक्शन बैंड का। अगर आप ये रास्ता क्रॉस, अगर आप इसको क्रॉस करके यहाँ पहुँच जाएं तो क्या होगा? वैलेंस बैंड से कहाँ पहुँच जाएंगे और क्या बन जाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन, और करंट फ्लो कराना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ कोई पहुँच ही नहीं पाएगा तो कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बन पाएगा। और अगर कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बन पाया तो क्या वो करंट कंडक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो क्या ज़रूरी है इंसुलेटर के लिए? क्या ज़रूरी है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ना जा पाए, ठीक है ना। यही तो ज़रूरी है इंसुलेटर के लिए। अब ये कैसे होता है ना, ये कैसे होता है? ये तब हो पाएगा जब इलेक्ट्रॉन इसको एनर्जी गैप को क्रॉस ना कर सके, है ना। और कब नहीं क्रॉस कर पाता है कोई इलेक्ट्रॉन? जब इस एनर्जी गैप की जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक। कितना ज़्यादा? आखिरकार ज़्यादा होगा, लेकिन कितना ज़्यादा? इसकी कोई वैल्यू तो होगी ना। तो वैल्यू क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को तोड़ करके कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएगा। और अगर नहीं पहुंच पाएगा तो वैलेंस बैंड तो भरा रहेगा, लेकिन कंडक्शन बैंड कैसा रहेगा? खाली रहेगा, पूरा खाली रहेगा। और ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाएंगे? इंसुलेटर। डिफरेंस समझ में आया अब? ये बैंड थ्योरी के बेसिस पर है। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, क्या इलेक्ट्रॉन की वैल्यू? अरे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁹ कूलाम, ये होता है। और कितना चार्ज है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आप 3 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जूल्स में। तो इसको जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आप लेके आएंगे, उतनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए जब वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अगर बाई चांस इससे ज़्यादा हुई किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो वो इसको क्रॉस कर जाएगा, ठीक। कम हुई तो नहीं कर पाएगा बेचारा, ठीक है ना। अब देखिए
एग्जाम्पल के रूप में इंसुलेटर का एग्जाम्पल क्या हुआ? हम्म, लकड़ी की बात कर लें, प्लास्टिक की बात कर लें, रबर की बात कर लें, सभी की तरह के हैं। तो इंसुलेटर में एग्जाम्पल के रूप में क्या लिखेंगे हम लोग? वुड। आखिरकार लकड़ी है तो सॉलिड ही, लेकिन क्यों ये बिहेव करती है एज अ इंसुलेटर? क्यों और कैसे, मतलब? ठीक है, देखिए, लकड़ी में क्या होता है, इसको समझ लीजिए फिर लिखिएगा बाद में, लिखा तो रहेगा, फिर आप क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर बाद। आखिरकार लकड़ी में ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन सी मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो पाते? क्या रीज़न है इसके पीछे का? देखिए, लकड़ी में क्या होता है, वो होती है सॉलिड, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे? उसके न्यूक्लियस से बंधे रहेंगे। देखिए, यहाँ से बंधे रहेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बंधे रहेंगे। उनके पास जो एनर्जी होगी वो सिर्फ किस लिए होगी? चक्कर लगाने के लिए, सिर्फ मोशन करने के लिए, है ना? यही तो होगी। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देना बाहर से शुरू करें, क्योंकि इसको बाहर निकालने का क्या तरीका है? एनर्जी देना। किसी इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से बाहर निकालने का क्या तरीका है? एनर्जी देना ही तो है। तो जब हम इसको बाहर से एनर्जी देंगे, ठीक है, तभी तो ये बाहर निकल पाएगा। हमने इसको एनर्जी देना शुरू किया, एनर्जी देने का मतलब हीट करना शुरू किया, ठीक है। जब हमने इसको हीट करना शुरू किया, तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे? एक्साइटेड होते जाएंगे, मतलब उनके पास एनर्जी बढ़ती जाएगी। एनर्जी बढ़ते बढ़ते उसको हीट करते रहेंगे हम, उसकी एनर्जी बढ़ती रहेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा कि वो वैलेंस बैंड को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा, कि हम इसको छोड़ के इस एनर्जी गैप को क्रॉस करेंगे और तुरंत कहाँ पहुँच जाएंगे? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बैंड में, ठीक है। लेकिन वो नहीं पहुंच पाता। जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ से तैयार होता है, एनर्जी पाने के बाद, हीट एनर्जी पाने के बाद, जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल तैयार होता है इस लाइन को क्रॉस करने के लिए, इस लाइन को क्रॉस करने के लिए, तुरंत क्या होता है? लकड़ी जलने लग जाती है, ठीक है। और जब लकड़ी जलने लग जाएगी तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। और जब उसके इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाएंगे? लोअर एनर्जी लेवल में। और कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर से अपर में नहीं जा पाएगा, और अगर नहीं जा पाएगा तो वैलेंस बैंड जो होगा वो तो भरा रहेगा, लेकिन कंडक्शन बैंड क्या होगा? अभी भी खाली है। हमने एनर्जी दी, लेकिन फिर भी कंडक्शन बैंड कैसा है? खाली है। और अगर कंडक्शन बैंड खाली है, वैकेंट है, तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है ना? सभी वैलेंस के रूप में बंधे हुए हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या वो करंट कंडक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यही रीज़न है कि लकड़ी में करंट कंडक्ट नहीं हो पाता, वुड में करंट कंडक्ट नहीं हो पाता। समझ आया? क्योंकि वो क्या होती है, एनर्जी पाने के बाद जलने लग जाती है। ठीक, ठीक है, कर लिया। चलिए दूसरा करते हैं। सेकंड देखिए क्या है। प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक लकड़ी में सब में एक ही एग्जाम्पल लगेगा। जो तरीका लकड़ी के लिए लगता है वही प्लास्टिक के लिए। प्लास्टिक को गर्म करो, जलने लग जाती है, नहीं है ना? थोड़ी सी उसको हीट दोगे, लकड़ी जलने लग जाएगी। प्लास्टिक भी जलने लग जाती है, रबर के साथ भी यही होता है। लोहे को थोड़ी हीट दोगे वो जलने लगेगा? नहीं जलता है ना। अगर वो भी जलने लगे तो वो भी इंसुलेटर। ठीक। तो फर्स्ट केस हम लोगों ने क्या देखा कि अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो मटेरियल क्या कहलाएगा? इंसुलेटर कहलाएगा। अब सेकंड वाले केस की बात करते हैं। सेकंड केस में क्या, अगर ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, अगर एनर्जी गैप कैसा हो? कम हो। सॉलिड इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर, सॉरी इसको सेमी कर लीजिए, कंडक्टर का केस अलग है। अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो सॉलिड क्या कहलाएगा? सेमी कंडक्टर कहलाएगा। अच्छा, इसके लिए देखिए, इसके लिए जो डायग्राम बनेगा उसमें एनर्जी गैप की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगी?
कम होगी। मतलब ये जो गैप है वो छोटा होगा, है ना। इसको आप छोटा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका एक ये वैलेंस बैंड है, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका कैसा है, कंडक्शन बैंड है। ठीक है, इस वाले एरिया को क्या कहेंगे, एनर्जी गैप कहेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। मतलब देखिए ये पतला है, छोटा है ना। जितना ज़्यादा छोटा होगा एनर्जी गैप, उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड तक जाने में आसानी होगी। क्योंकि अगर हम थोड़ी सी एनर्जी इनको देंगे, तो क्योंकि इनको थोड़ा एरिया ही क्रॉस करना है, तो वो आसानी से इसको क्रॉस कर जाएंगे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी से, है ना। यही तो होगा। अगर एनर्जी गैप बहुत छोटा है तो कंडक्शन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को अगर हम स्मॉल अमाउंट में एनर्जी भी देते हैं, कुछ एनर्जी भी देते हैं, तो वो तुरंत आसानी से एनर्जी गैप को क्रॉस करके कहाँ पहुँच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। और जब वो कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे करंट। और अगर करंट कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, आप समझिए, इसको जरा समझ लीजिए अभी। देखिए हमने क्या किया, सेमी कंडक्टर के सब्सटेंस को लिया और उसको हमने हीट करना शुरू किया। ठीक है, देखिए जरा कैसे। मान लीजिए ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन का सेकंड ऑर्बिट है। सिलिकॉन में कितने ऑर्बिट होते हैं, 3। ये सिलिकॉन का थर्ड ऑर्बिट है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, 2। सेकंड ऑर्बिट में कितने, 8। थर्ड ऑर्बिट में कितने, 4। भर गया। अब इसमें देखिए ये 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हैं। सेकंड ऑर्बिट में कितने हैं, 8। और फर्स्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 2। फर्स्ट वाला ऑर्बिट पूरा भरा हुआ है, सेकंड वाला ऑर्बिट पूरा भरा हुआ है, केवल तीसरा ऑर्बिट पूरा नहीं भरा है। इसको भी अगर 4 बाहर से मिल जाएं तो ये भी अपने आप को पूरा भर लेगा, और ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने इस सिलिकॉन के एटम को बाहर से हीट किया, मतलब इसको हमने रूम टेम्परेचर पे ला करके रखा। जब इस एटम को हम हीट करेंगे तो सबसे पहले एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, जो आउटर मोस्ट होंगे, जो बाहर होंगे, है ना। समझ में आया ना, ये लेयर बाय लेयर हैं। ये लेयर, ये जो लेयर है वो अंदर है, ये लेयर और अंदर है, और सबसे सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। सेंटर से अगर चलें तो ये अंदर का है, ये उसके ऊपर, ये ऐसे 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 लेयर बाय लेयर चिपके हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपरी लेयर हमको जो दिख रही है वो बाहरी वाली है ना, ये वाली है, यही तो है। हमने क्या किया, इसको बाहर से हीट किया, और जब इसको हम बाहर से हीट करेंगे तो सबसे पहले एनर्जी किसको मिलेगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। और जब सबसे पहले एनर्जी इनको मिलेगी तो ये क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। और अगर ये एक्साइटेड हो जाएंगे तो क्या ये इसको क्रॉस कर पाएंगे, बिल्कुल क्रॉस कर जाएंगे, है ना। और जब क्रॉस कर जाएंगे ऐसे, तो ये क्या कहलाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, है ना। हमने इसको हीट करना शुरू किया, इनको हीट एनर्जी मिली, और ये क्या हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, ठीक है ना। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये वैलेंस बैंड से निकल के कहाँ पहुंच गए, कंडक्शन बैंड में। कौन कौन, इसमें से तो बहुत सारे थे, देखो ये वाले भी थे, ये वाले भी थे, और ये वाले भी थे। ये तीनों किस में थे, वैलेंस बैंड में थे, सारे वैलेंस बैंड में थे ना। हमने एनर्जी दी, एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पहुंच गया, कंडक्शन बैंड में। तो यहां से एक निकल के कहाँ पहुंच गया, कंडक्शन बैंड में। फिर दूसरे वाले को एनर्जी मिली, वो भी निकल के कहाँ पहुंच गया, कंडक्शन बैंड में। फिर तीसरा वाला भी कंडक्शन बैंड में आ गया, है ना। तो मान लेते हैं कि जो लास्ट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे वे चारों वैलेंस बैंड से निकल के कहाँ पहुंच गए, कंडक्शन बैंड में। लेकिन क्या ये वाले पहुंच पाए, ये नहीं पहुंच पाए। क्यों, क्योंकि इनको बाहर निकालने के लिए हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, और उतनी हम एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं इनको।
तो कुछ तो इसमें रह गए ऑर्बिट में, और कुछ ऑर्बिट को क्रॉस करके कहाँ आ गए, कंडक्शन बैंड में, है ना। तो कुछ इसमें बचे रह गए, कुछ इसमें आ गए। तो क्या ये पूरा भर पाया कंडक्शन बैंड? नहीं। क्या वैलेंस बैंड पूरा भर पाया? नहीं। ये दोनों आधे आधे खाली रह गए कि नहीं रह गए? तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये पार्शली फिल हो जाता है। क्या हो जाता है ये? पार्शली फिल हो जाता है। कौन? कंडक्शन बैंड। क्या वैलेंस बैंड पूरा भरा है? नहीं भरा, ये भी तो आधा खाली है। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं कि पार्शली फिल्ड। ये भी तो पार्शली फिल्ड है ना। आधे इसमें पहुंचे, आधे यहीं रह गए, क्योंकि देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल के फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए, लेकिन जो अंदर वाली ऑर्बिट थी उसके इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाए। अगर ये सारे बाहर निकल आते और सब पहुंच जाते कंडक्शन बैंड में, तो हम कहते कंडक्शन बैंड पूरा भर गया है और वैलेंस बैंड पूरा खाली हो गया। बट ऐसा नहीं हो पाया, है ना। समझ में आया? तो ऐसे मटेरियल सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। कैसे मटेरियल? जिसका वैलेंस बैंड पार्शियली फिल हो और कंडक्शन बैंड भी पार्शियली फिल, दोनों फुल ना हो। इंसुलेटर में क्या था? कंडक्शन बैंड पूरा खाली था, वैलेंस बैंड पूरा भरा था, है ना। ठीक है ना। कहाँ कर लेते हैं। हम लोगों ने दो टाइप के पढ़े ना। एक हम लोगों ने क्या पढ़ा? इंसुलेटर। इंसुलेटर कब कहलाएगा? जब एनर्जी गैप कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, हायर, है ना। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो सेमीकंडक्टर। अब तीसरा वाला रह गया है क्लासिफिकेशन, और वो क्या कहलाएगा? मटेरियल सॉलिड कहलाएगा या कंडक्टर कहलाएगा। कंडक्टर का एनर्जी बैंड ग्राफ देखिए कैसे होता है। ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। ठीक है। अब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में अगर कोई अंतर ना हो, देखिए कुछ इस तरह का डायग्राम होता है। देखिए ये जो, इसको बहुत ध्यान से समझिए पहले। देखिए ये एक लंबी सी लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो लंबी लाइन है, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में अंतर को हमने दिखाया है। ठीक, हालांकि ऐसा होता नहीं है। कंडक्शन बैंड जो होगा वो यहाँ से लेके इस लाइन तक है, जो लंबी वाली लाइन है, यहाँ तक कंडक्शन बैंड है। और वैलेंस बैंड इस लंबी वाली लाइन से लेकर के नीचे तक है। इसका मतलब ये है कि जो लंबी वाली लाइन है वो आपको कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच के डिफरेंस को दिखा रही है, प्रॉपर दिखा रही है। हमको बड़ी आसानी से प्रॉपरली ये दिखाई दे रहा है कि कंडक्शन बैंड इस लाइन के ऊपर है, वैलेंस बैंड इस लाइन के नीचे है। इसका मतलब क्या है कि वे इलेक्ट्रॉन जो इस लाइन के सब नीचे होंगे, वे सब कहाँ लाई करेंगे? वैलेंस बैंड में। और सब इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। इस लंबी वाली लाइन के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लाई करेंगे, रह रहे होंगे, वे क्या कहलाएंगे? कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स, और उनको नाम देंगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर हम ये लाइन यहाँ से गायब कर दें, मान लीजिए ये लाइन ही हमने गायब कर दी, और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इस जगह पर है, देखिए ये जो बड़ा सा आपको डॉट दिखाई दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो अब हम आपसे पूछें अगर कि बताइए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या बताएंगे? कंडक्शन बैंड भी तो नीचे तक है। कोई लाइन ऐसी है जो कंडक्शन को वैलेंस से अलग कर रही है? यहाँ पर आपको कोई, अभी तक तो ये लाइन थी लंबी लंबी, ये लाइन थी ना लंबी वाली, जो क्या बता रही थी कि कंडक्शन बैंड इस लाइन के ऊपर है और इस लाइन के नीचे वैलेंस बैंड है। हमने इस लाइन को ही खत्म कर दिया। ठीक। अब आप बताइए क्या ऐसी कोई यहाँ पर स्पेसिंग है जो कंडक्शन को वैलेंस से अलग कर रही हो? नहीं है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, है ना।
हमें नहीं पता चल रहा है कि वैलेंस बैंड यहाँ से शुरू तो हो जाता है, लेकिन ऊपर कहाँ तक गया है हमको नहीं पता। ऐसे ही कंडक्शन बैंड यहाँ से स्टार्ट तो हो जा रहा है, लेकिन वो नीचे कहाँ तक आया है हमको नहीं पता। बस हमने ये देखा कि यहाँ से कंडक्शन शुरू हुआ और नीचे की ओर आते रहे आते रहे आते रहे, अचानक से एक जगह ऐसी आ गई जहाँ पे हमने देखा कि अरे हम तो कंडक्शन छोड़ के वैलेंस में आ गए, है ना। लेकिन हमको पता नहीं चला कि आखिरकार हम वो कौन सी लिमिट थी जिसको क्रॉस करके हम कंडक्शन से वैलेंस में आ गए, है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन होगा, इसको जब देखेंगे तो हम ये प्रॉपरली नहीं बता पाएंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड का है या कंडक्शन बैंड का है। मतलब इस वाले केस में, इस एनर्जी डायग्राम में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो हम क्या कहते हैं कि इस एनर्जी डायग्राम में कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों में होने की संभावना को दिखाता है। ये प्रोबेबिलिटी है कि ये वैलेंस बैंड का भी हो सकता है और कंडक्शन बैंड का भी हो सकता है। हम इसको प्रॉपरली नहीं बता पा रहे हैं कि ये कंडक्शन का है या वैलेंस बैंड का है। बाकियों में तो हम बता ले रहे थे। क्यों बता ले रहे थे? क्योंकि वहां पर एनर्जी गैप था। उस एनर्जी गैप के ऊपर वाले कंडक्शन बैंड में थे, एनर्जी गैप के नीचे वाले वैलेंस बैंड में थे। तो हमको प्रॉपरली डिफरेंशिएट दिखाई दे रहा था, बट यहाँ पर हम दिखा नहीं पा रहे हैं। जब दिखा नहीं पा रहे हैं तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, तो कंडक्टर्स में क्या होता है, खास बात क्या होती है कंडक्टर्स की? ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी हम कंडक्टर्स को कैसे डिफाइन करते हैं कि कंडक्टर्स में जो कंडक्शन बैंड होता है और जो वैलेंस बैंड होता है, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है ना। और इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपरली नहीं दिखा पाते हम लोग कि इलेक्ट्रॉन्स आखिरकार वैलेंस बैंड के हैं या वो कंडक्शन बैंड। तो ये एनर्जी डायग्राम क्या बताता है हमको कि इन दिस टाइप ऑफ band graph, conduction band and valence band, conduction band and valence band overlap each other. तो इसमें क्या होता है, इस बैंड ग्राफ में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। हेंस कंडक्शन ऑफ करंट conduction of current becomes easy। करंट को कंडक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि जैसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो वैलेंस में लाई कर रहा है ना ही कंडक्शन में लाई कर रहा है। तो ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्स करता है और कम एनर्जी दे करके, बहुत कम एनर्जी दे करके ये करंट कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच ओवरलैपिंग होती है या प्रॉपर डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, उनमें क्या होता है, करंट आसानी से फ्लो कर जाती है। और ऐसे मटेरियल्स जिनमें करंट आसानी से फ्लो हो जाती है, वे जिन ऐसे मटेरियल्स जिनमें करंट आसानी से फ्लो हो जाती है, वे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड, these materials are called conductors। ओके,